इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको कैसे सॉल्व किया जाए इसकी छोटी छोटी सी टेक्निक्स को सीखेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है सबसेट, यानी कि हम लोग इसमें सबसेट पढ़ेंगे, सबसेट या सबसेट्स। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरा इसमें जो है एक चीज़ आती है इसी के अंदर, मैं यहाँ थोड़े से स्थान छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें समझा पाऊँ उनमें आपको बिल्कुल क्लियर ये बात समझ में आ जाए कि जो सबसेट है वो क्या होता है, सबसेट के कितने और इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरवल का, ठीक है ना, इंटरवल्स का। तो वो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी सीखना है। एक हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं वो भी सीखेंगे, यूनिवर्सल सेट्स। और जो एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो सेट, वो उसको बोलते हैं पावर सेट। तो वो पावर सेट क्या होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। यानी कि मूलतः रूप से हम इसमें आज इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे। हालांकि आने वाली जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर और भी डीप पॉइंट्स होंगे, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेसिक्स रहेगा वो इन्हीं के आसपास रहेगा या इन्हीं चीज़ों से रिलेट रहेगा। आइए शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है सबसेट। तो बच्चों सबसेट क्या है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसेट्स, तो सबसेट्स है क्या? सबसेट्स को पहले समझ लेते हैं कि सबसेट्स ये किस बीमारी का नाम है, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, तो फिर सबसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेट को जानते हैं, तो जो सेट वर्ड है ना, ये सेट वर्ड, इस सेट वर्ड का मीनिंग होता है कि कहीं पे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड मेंबर्स, ये तीनों जो चीज़ें मैंने बोली हैं, तीनों जो वर्ड बोले हैं, इन तीनों का लगभग सेम मीनिंग रहता है। तो सेट क्या है ये हमको मालूम है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है कि सबसेट क्या है। तो सेट का ही एक जो हिस्सा है, सेट का ही एक जो पार्ट है, उसको हम सबसेट कहते हैं। तो हम समझ गए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई एक बड़ा सेट है, उसका एक कोई छोटा पार्ट है, वो भी एक सेट है, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। इसी बात को अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें या समझें तो ये लिखा है कि अ सेट ए इज लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर किसी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है तो हम उसको सबसेट कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक सेट ए और एक सेट बी, दो सेट हैं, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। एक सेट ए है और एक सेट बी है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। ये बात बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हम आपसे ये कहें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बात आती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। बट बिफोर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। बी कोई सेट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 और ए कोई मैं सेट ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2। अब आप समझिएगा कि अगर प्रत्येक एलिमेंट, आप देख लीजिए सेट ए के सब एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन हम क्या कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है। मतलब मेरे कहने का ये हो गया प्यारे बच्चों कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, तभी हम ये कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। आइए समझते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक सिंबल बना देते हैं ऐसे करके, और इस सिंबल के बाद यहाँ पर लिख देते हैं बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो बी का सबसेट है। यानी कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, दैट्स वाई इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसके बाद बात आती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में समझें। ये चीज़ हमसे ये कह रही है
कि अगर कोई x एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करता है, सेट A का एलिमेंट है x, मतलब ये उल्टा हो गया, x जो है वो A को बिलोंग करता है, तो फिर ये कन्फर्म है कि जो x है वो B को भी बिलोंग करेगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि जो एलिमेंट x है वो अगर A का एलिमेंट है तो फिर वो B का एलिमेंट भी ज़रूर होगा। इस सिचुएशन में जो कंडीशन बनती है उसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसी में समझाने के लिए या समझने के लिए वो ये है कि इस स्टेटमेंट को या जो बात हमने आपको बताई उसको क्या कहेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़, इसी बात को कैसे समझाएंगे, A इज सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ A, और अगर X A का एलिमेंट है देन इट इम्प्लाइज दैट X इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B। अगर X A का एलिमेंट है तो फिर X को B का भी एलिमेंट होना पड़ेगा, तभी A जो है वो B का सबसेट हो पाएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हों तो हम कहते हैं कि जो सेट A है, जैसे ये सेट A था, वो सेट B का क्या है, वो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। आगे कुछ और बातें इसमें दी गई हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमें आगे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे मैंने ये एक बना दिया, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1, और मैं इसको पढ़ूँगा, ये जो सेट है वो सबसेट है किस सेट का, इस सेट का सबसेट है। तो आप कहेंगे यस इट इज़ करेक्ट कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ केवल ये 2 लिख दूँ और मैं तब ये चीज़ बना करके लिख दूँ 1 2 3, तो जो ये वाली बात होगी ना ये गलत हो जाएगी। ये वाली बात क्यों गलत हो जाएगी, उसका रीज़न है, इसको एक सेट होना पड़ेगा, ये एक सेट होना चाहिए, इसके एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। ये तो 2 एक एलिमेंट है, ये खुद ही प्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ जो LHS में वैल्यू लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है ये इस सबसेट सिंबल के लेफ्ट साइड में, वो इसका सबसेट नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ अलग से रख दिया जाए तो फिर वो सबसेट नहीं है। अगर किसी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये सबसेट है। अगर ये सबसेट है तब तो ऐसे बनाएंगे, और अगर ये 2 हमें मालूम है इसका सबसेट नहीं है, अगर सबसेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन बना देंगे, और ये लाइन बन जाने के बाद जिस सिंबल को भी हम सबसेट पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे एज ए सबसेट, अब इसको हम रीड करेंगे इज़ नॉट द सबसेट, यानी कि ये जो है वो इसका सबसेट नहीं है। मतलब अब हम ये समझ चुके हैं, अभी हम जान चुके हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और अगर कोई चीज़ किसी की सबसेट नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, नॉट द सबसेट, और उसका जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सबसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब आगे चलते हैं, इसमें एक और कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। इफ़ इट हैपन्स फॉर बोथ सेट A एंड B, अगर हाँ कभी ऐसा हो कि A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट हो और B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट हो, यानी कि हम घुमा फिर करके यही कहना चाह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज प्रेजेंट इन सेट A। मतलब दोनों जो सेट हैं वो आपस में एक दूसरे के सभी एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो A और B जो होंगे वो दोनों सेम सेट होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि A और B दोनों सेम या इक्वल सेट तभी हो सकते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B प्रेजेंट इन सेट A। यानी कि अब हम ये समझ पाए कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट है सेट B में और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B प्रेजेंट है सेट A में, देन A और B को इक्वल सेट होना पड़ेगा। यानी कि ये सिर्फ तभी संभव है कि A B का सबसेट भी हो और B A का भी सबसेट हो, इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब जब A और B दोनों कैसे हों, बराबर हों, इक्वल हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें आपको समझाई हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आइए देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, अगर A जो है वो B का सबसेट हो एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B, और A जो है वो B के इक्वल ना हो,
देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। तो हम इस सिचुएशन में ए को प्रॉपर देन ए जो होता है ए सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। मतलब कहने का ये हुआ प्रॉपर सबसेट किसका होगा, बी का। यानी कि अगर ए और बी कोई दो सेट है जहां ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है और ए और बी दोनों बराबर नहीं है, अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जो ए हो जाएगा वो हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। एंड हेंस, और एक और बात यहाँ पर हमको समझ में आती है, यहाँ पर एक बात यहाँ पर और समझ में आती है कि जो B है वो A का सुपर सेट है। देखिए मैं सुपर सेट का कॉन्सेप्ट आपको अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल दे करके, कि अगर हम आपसे ये कहें कि B इज़ द सुपर सेट ऑफ A, तो इसका मतलब है कि B एक ऐसा सेट है, B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया है कि A सेट है एक जिसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो कौन से होंगे, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आ रहे होंगे। और अगर हम दूसरा सेट भी देखें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, तो जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो एक सेट बन जाएगा वो बी सेट बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी प्रेजेंट इन सेट बी। ऐसा होगा यहाँ पर कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से, और ये ए और बी जो है वो दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का, पहली बात ये। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो हम अब ये समझ पाए कि सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन समझ गए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन अनदर सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो हम इस सिचुएशन में ए को बी का सबसेट कहते हैं। अब आइए दूसरी जो चीज़ है वो समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से जो निकल करके आए हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं उन पॉइंट्स की चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ, क्योंकि उन पॉइंट्स से ये जो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि मुझे इंटरवल्स भी पढ़ाना है ना। तो जो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है मैं आपको भी वो भी पढ़ा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कॉन्सेप्ट से। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल करके आए उन रिजल्ट्स को मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। जो रिजल्ट नंबर 1 है या पॉइंट नंबर 1 जो हमने इस सबसेट और प्रॉपर सबसेट से सीखा है, सबसेट और सबसेट्स, देखिए यहाँ आप एक बात समझिए, सबसेट मतलब एक होगा, सबसेट्स माने कई सारे, ठीक है। तो वो सबसेट्स और सबसेट को आप अलग अलग ना समझे, वो दोनों एक दूसरे में, जो एस का मीनिंग रहता है सिंपली वही यहाँ पर है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। यानी कि हम आपसे कहेंगे कि एवरी सेट, जो हर सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट, किसका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ये सेट है ये अपने आप का सबसेट होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसेट इसलिए होगा क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उस खुद में तो प्रेजेंट होंगे ही ना। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल दे दूं, मैंने कह दिया कि कोई सेट एक्स है जिसके अंदर 1, 2 है, ठीक है ना। एक कोई सेट एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2 है। अब अगर मैं इसके सबसेट्स बनाने के लिए जाऊंगा, अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि सबसेट बनते कैसे हैं, है ना। वो जो सबसेट बनाने की टेक्निक है वो अभी मैं आपको अगले ही पॉइंट पे यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट द सबसेट ऑफ एनी सेट और हाउ कैन वी फाइंड द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया कार्डिनल नंबर क्या होता है। हाउ वी विल फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कार्डिनल माने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे ये भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल नंबर ओनली। अगर हमारे पास कार्डिनल नंबर हैं तो कार्डिनल नंबर से हम नंबर ऑफ सबसेट्स को भी निकालने की टेक्निक सीखेंगे। बट उससे पहले आप ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ लीजिए, जो भी 4-5 पॉइंट्स हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो सेट है 1,2 एक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1,2 एक्स सेट के अंदर, तो अब हम अगर आपसे ये कहें कि इस सेट के जब सबसेट बनेंगे तो इस सेट के जो सबसेट बनेंगे वहाँ पे 1,2 भी आएगा, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है ना।
तो इसलिए यहाँ पे जब इसका सबसेट हम बनाने के लिए जाएंगे तो 1, 2 भी हमें वहाँ पे, मतलब ये जो एक्स सेट है ना, ये सेट हमें वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा सबसेट में, इन केस ऑफ सबसेट। दूसरी बात जो है वो ये है, एवरी एलिमेंट द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, और जो फाई होता है, ये फाई का मीनिंग शायद आपने अभी समझ लिया या नहीं समझा मुझे याद नहीं है। ये एक सिंबल है फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। और फाई का मतलब शायद मुझे याद है मैंने समझाया होगा जब मैंने एम्प्टी सेट बताया होगा। एम्प्टी सेट के मैंने 2 नाम और बताए थे, एम्प्टी सेट, वर्ड सेट या नल सेट। तो जब मैंने आपको वर्ड सेट या नल सेट पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि फाई क्या होता है। फाई का मतलब ये होता है खाली, फाई का मतलब होता है खाली, यानी कि कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सिर्फ फाई बनाते हैं तो फाई बता रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है ना। लेकिन फाई को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को या तो इस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ऐसा ब्रैकेट बना करके छोड़ देते हैं, खाली ब्रैकेट बना करके छोड़ दें, चाहे हम फाई बना दें, दोनों का सेम मीनिंग है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, थोड़े जोश में आ जाते हैं और ये फाई को इस खाली डब्बे के अंदर रख देते हैं। इस खाली डब्बे के अंदर अगर इस फाई को पुट कर दिया, इफ वी विल पुट दिस सिंबल इन दिस ब्रैकेट्स, देन व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये अपने आप में एक मीनिंगफुल हो जाएगी। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है। अब यहाँ पर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, दैट एलिमेंट इज फाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली जो बात है वो क्लियर समझ में आ गई होगी। तो दूसरा जो पॉइंट निकल करके आया वो ये आया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ, फाई किसका किसका सबसेट है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि हर एक सेट का एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है, फाई। मतलब फाई के लिए सोचना नहीं है कि इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा, फाई हर सेट का एलिमेंट होता है। दूसरी बात समझते हैं, नेक्स्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट है, और उस प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को मैंने अभी यहाँ पे पीछे क्लियर किया है आपको। एक प्रॉपर सबसेट है हमारे पास, लेकिन अगर अब हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहने के लिए लग जाएं कि एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, और प्रॉपर सबसेट में जब हम उसके सबसेट्स, प्रॉपर सेट है सॉरी, उस प्रॉपर सेट के अगर हम क्या करेंगे, सबसेट्स बनाएंगे, तो फिर वो जो सबसेट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। सवाल ये है कि एक सेट है, उस सेट के अगर हम सबसेट्स बनाते हैं तो उस सेट के सबसेट जो होंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि एक सेट हमारे पास है, मान लो कि P, उस P सेट के एलिमेंट है मान लो कि 1 2 3, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो जब हम इसके सबसेट्स बनाने के लिए जाएंगे तो कितने सबसेट्स बनेंगे, सवाल ये है, मतलब इसके सबसेट्स की संख्या बताने के लिए। तो सबसेट की संख्या बताने के लिए हम लोगों से जब सबसेट की संख्या पूछी जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए चाहे जितने भी हों, जितने भी एलिमेंट्स हों, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, अगर 5 हो 10 हो 50 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 2 ही रहेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पर पावर लग जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना लिख करके थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करें तो इस पर हम कार्डिनल नंबर लिख देते हैं ना। अब आप समझ जाएंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। आप पीछे वाले वीडियोस देखिएगा, आपको पता चलेगा वहाँ से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो 2 की पावर कार्डिनल नंबर, अगर हम 2 की पावर कार्डिनल नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकल आएंगे किसी सेट के। किसी सेट से कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, ये पता लगाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर कार्डिनल नंबर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो किसी सेट P में n एलिमेंट्स थे, है ना, कितने एलिमेंट्स थे, P हैव, मैं थर्ड पॉइंट समझा रहा हूँ, मान लो कि P हैव n एलिमेंट्स, है ना। तो अगर P में n एलिमेंट्स हैं देन नंबर ऑफ सबसेट्स, तो कितने सबसेट्स बनेंगे वो देखिएगा। देन नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी कितना हो जाएगा, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मैंने n लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर n हो जाएंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ गिवन सेट। वो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n कर देंगे, हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल करके हमको समझ में आया कि A अगर B का सबसेट है
एंड बी अगर सी का सबसेट है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सबसेट का सिंबल है वो बिल्कुल सी की तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा लंबा होता है इस तरह से, वो इस तरह से होता है। और बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, और बी जो है वो सी का सबसेट है। आप फिर से समझिएगा बात को, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, देन इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो ए है वो जो है वो सी का सबसेट जरूर होगा। कन्फर्म है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा। आई होप कि आपको इतनी बात जो है मैंने समझाई है अभी तक वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक और बात, लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर ए और बी बराबर हैं, अगर ए और बी बराबर है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, हालांकि अभी ऊपर मैंने इसको डिस्कस कहीं किया है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, तो ए और मतलब ए और बी अगर बराबर हैं दो सेट, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, कि जब ए जो है वो सबसेट हो बी का एंड बी जो हो वो सबसेट हो ए का, है ना। तो अब हम एक बात ये समझ गए कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी जो है वो दोनों इक्वल सेट्स होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फिर वो क्या। तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है वो ये है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो रियल नंबर की दुनिया है जिसको हमने क्लास 9th में समझा था, वहाँ से चलते चलते जो हम आगे की चीज़ें सीख रहे हैं वो किस तरह एक्सप्लोर होंगी वो तो अभी हम सीखेंगे। बट एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी हम याद कर लेते हैं जहाँ से हमने बिल्कुल बेसिक शुरुआत की थी। तो हम आपको सेट ऑफ रियल नंबर से पहले थोड़ी सी बात ये बता दें कि अगर हमारे पास ये पूरा वर्ल्ड है नंबर्स का, यानी कि इसके अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं, तो जो रियल नंबर होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो कि ये वर्ल्ड जो है वो रियल नंबर्स का वर्ल्ड है, और रियल नंबर्स के वर्ल्ड में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होते हैं हमारे कौन से बेटा, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल, अच्छा रियल नंबर के अंदर दो पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर के आएगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। तो जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको तो हम जानते ही हैं पहले से, √2, √3, √5, √6, √7, यानी कि रूट के अंदर लिखे हुए ऐसे सारे नंबर्स जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, हमें कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सॉरी, है ना, तो वो सारे नंबर भी इरेशनल नंबर। अब रेशनल जो नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर की दुनिया है, यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है, रेशनल नंबर की दुनिया से यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। उन नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं वो देख लेना जरा आप। सबसे पहले तो आते हैं, देखिए इसमें इंटीजर्स आते हैं ना, मान लो कि ये सब क्या है, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अभी मैं समझा दूंगा आपको अलग से, अगर आप भूल गए हो तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इंटीजर्स को भूले होंगे, क्योंकि इंटीजर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर एक और सर्कल बना देता हूँ, इंटीजर्स। जब इंटीजर्स के ही अंदर दो प्रकार के नंबर और होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो मान लो ये सब इंटीजर है, तो ये क्या है, होल नंबर्स हैं। अगर ये होल नंबर्स हैं तो उसके अंदर और आ जाओ तो ये मिल जाते हैं हम लोगों को नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो नंबर्स की दुनिया है उसके अंदर दो प्रकार के नंबर हैं, एक होते रियल और एक होते इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को भी हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ से शुरू करेंगे कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर वही सारे √2, √3, √5 जो हमने पढ़े हुए हैं, वो सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें याद है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये तो वो डेफिनेशन है जो हमने 9th क्लास में याद की थी, जिससे हमने सवालों को सॉल्व किया था। अब जो चीज़ आती है वो है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सेम रहती है, बस एक चीज़ बदल जाती है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना, बाकी पूरी डेफिनेशन सब कुछ सेम में वही है। नेक्स्ट जो चीज़ है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक छोटे सी चीज़ से शुरू करता हूँ, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं सब कुछ पढ़ा दूँ और कुछ भी समझ में ना आए।
मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें बताऊँ आपको, जो भी चीज़ें आपको समझाऊँ, वो सब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको अगर बता दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। ये 1 से शुरू होते होते और ये कहाँ तक जाते हैं? 1 2 3 4 करते करते ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी जहाँ तक संख्याएं हो सकती हैं, जहाँ तक आप लिख सकते हैं, वो सब नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो हमने यहाँ लिख रखी है होल नंबर क्या होते हैं। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो भी आपको मालूम है कि होल नंबर क्या है। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड हो जाता है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, है ना, वही नेचुरल नंबर जिनमें जीरो, वही नेचुरल नंबर्स जो पहले से थे उनमें अगर हम जीरो और इंक्लूड कर दें, जीरो और ऐड कर दें, तो जो नंबर बनते हैं वो होल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो हमसे कही गई कि इंटीजर्स क्या होते हैं ना। तो इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स को जानने के लिए मैं मालूम है एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो और उनके जो नेगेटिव्स हैं वो उनको जोड़ लिया जाए, मतलब उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, इंक्लूडिंग ज़ीरो, और उसमें जीरो को भी रख लो। जीरो क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड देयर नेगेटिव्स यानी -1 -2 से लेके -इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग जीरो, उसमें भी जीरो ऐड कर लो फिर। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ बना करके दिखा देता हूँ उसका सेट। मान लो कि मैं यहाँ पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, पीछे बहुत दूर से यहाँ नंबर होते हैं -4 -3 -2, ऐसे करके -1 भी मिलेगा, कभी 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे मिलते जाएंगे। ये डॉट 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 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम दौड़ते ही रहेंगे बिना रुके हुए। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो नंबर्स के टाइप हैं उनको समझ गए। एक और बात समझ लें कि जो नेचुरल नंबर हैं इनको हम यूजुअली n से डिनोट करते हैं। दूसरी जो बात है वो है होल नंबर की। होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग z का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो इंटरवल्स का ही कॉन्सेप्ट है। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों को बहुत 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 अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से हम नंबर लाइन को समझ जाएंगे, मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अदरवाइज़ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से काम करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ही लेते रहें फ़ोन में। आप एक बार इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया था यहाँ पे ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। जो भी चीज़ें हम लोगों को NCERT की बुक में दी गई हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन सभी चीज़ों को आप तक पहुँचा पाऊँ डिटेल में। तो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट ये है, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। मैं इसको पूरा ही डिटेल में लिख देता हूँ। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट? सबसेट ऑफ आर। आर माने रियल नंबर। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। अब आते हैं, आर का मतलब है रियल नंबर। आर जो होगा कैपिटल आर, वो रियल नंबरों को रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनिएगा आप बात को, दो प्रकार के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि जो ओपन इंटरवल है और क्लोज इंटरवल है वो होते क्या है ना। तो मैं ओपन इंटरवल पहले यहाँ लिख देता हूँ कि ओपन इंटरवल क्या है, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्लोज इंटरवल क्या है। तो जो क्लोज इंटरवल है वो भी समझाऊँगा और ओपन इंटरवल है वो भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों प्रकार की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने नंबर लाइन सभी बच्चों ने सीखी होगी। तो नंबर लाइन भी मैं आपको बता दूंगा अभी कि नंबर लाइन पे इसका यूज़ कैसे होता है, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नंबर लाइन है इसका ये जो इंटरवल है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इंटरवल का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, इंटरवल के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं बिल्कुल डीप डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरवल क्या है।
ओपन इंटरवल क्या है। तो हम लोगों को जब भी ये वाले ब्रैकेट मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है, और क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि ये वाला ब्रैकेट हमको मिलेगा। आप बात को समझते जाइएगा बहुत ध्यान से कि ये ब्रैकेट जब मिलेगा, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम हो। देखिए, अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ ए और एक वैल्यू लेता हूँ बी, मतलब ए और बी कोई दो वैल्यू है जहाँ पर ए जो है वो छोटी है और बी जो है वो बड़ी है। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं ए को बड़ा या बी को छोटा ले सकता था, आपकी मर्जी है, आप कुछ और ले सकते हैं, कोई इस पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ए और बी जो दोनों वैल्यू हैं वो रियल नंबर आर को बिलोंग कर रही हैं, ये कोई ना कोई रियल नंबर है। रियल नंबर समझ रहे होंगे, अभी मैंने पीछे जो सारा कुछ समझाया वो रियल नंबर था। तो देन द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, अब मैं अगर इस चीज़ को ऐसे करके डिनोट कर दूं ए कॉमा बी, तो जो मैं ए कॉमा बी अगर यहाँ पे लिख दूंगा, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये है कि इसको हम ओपन इंटरवल पढ़ेंगे। ये क्या है, ओपन इंटरवल, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल। तो ए कॉमा बी हमसे ये कहना चाह रहा है, ए कॉमा बी का ये मतलब हो गया, मैं और थोड़ा सा डीप चलता हूँ, ए कॉमा बी का मतलब ये हो गया कि ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि ए से लेकर के बी तक ए कोई वैल्यू होगी, बी कोई वैल्यू होगी, ए से लेकर के बी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं हम वो सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, मतलब उनको सबको इन्वॉल्व करा देंगे। अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर ए कॉमा बी ऐसे लिखा हुआ और ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, अगर ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर हम क्या कहेंगे, ए से लेकर के बी तक बिटवीन ऑल द रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। बट ये ध्यान रखना, एक वर्ड बिटवीन मैंने बोला, बिटवीन का मतलब है ए और बी को नहीं लेना है, ए और बी को छोड़ देना है, उसके बीच के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स ले लेने हैं। और अगर मान लो कि मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता ए कॉमा बी, तो क्या होता, तो ये क्लोज इंटरवल में आ जाती बात। क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी, फ्रॉम ए टू बी, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अब आप इस बात को समझिए, इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर क्या फर्क है और यहाँ पे क्या फर्क है। यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी बिटवीन ए एंड बी होगी, है ना, बट यहाँ पे क्या होगा, ए और बी को भी इंक्लूड करा लिया जाएगा। अब जैसे हम आपसे समझाएं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने यहाँ ए की वैल्यू थी 2 और बी की वैल्यू थी 10, तो अगर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 10 है, मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ 2 और 10 को नहीं लेना है, बट उनके बीच के सभी रियल नंबर्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 और 10 को भी ले लेंगे और उनके बीच के नंबर्स को भी ले लेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें बनती हैं हम उनको कहते हैं क्लोज इंटरवल और इनको कहते हैं ओपन इंटरवल। आइए इनका एक और चीज़ समझा दें कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम ले रहे होंगे, जो इसका आंसर आ रहा होगा x, वो कैसा होगा, वो वैल्यू कैसी होगी, वो जो वैल्यू ले रहे होंगे वो बड़ी होगी किससे, a से, और छोटी होगी किससे, b से। लेकिन देखिए यहाँ पे ना तो हमने a को इन्वॉल्व कराया है और ना तो हमने b को इन्वॉल्व कराया है। मतलब जो वैल्यू इसका जो रिजल्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, वो वैल्यू x की वो वैल्यू ली होंगी हमने जो a से कैसी हो, बड़ी हो, और b से कैसी हो, छोटी हो। बट इन दिस सिचुएशन हम क्या लिखेंगे, वो वैल्यू लेंगे जो कैसी हो, a से बड़ी हो और बराबर हो, और b से कैसी हो, छोटी हो या बराबर हो। इस सिंबल का मतलब तो शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं इन 4 सिंबल का मतलब, तो अभी एक चैप्टर आने वाला है आगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़, और उस लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हम सारा कुछ इन 4 सिंबल पे पढ़ेंगे। ग्रेटर देन पे पढ़ेंगे, लेस देन पे पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ेंगे, और हम लेस देन इक्वल टू पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो 4 चीज़ें आने वाली हैं आगे वाले कोर्स में, वो हमारी इन्हीं पे बेस्ड है। बट मैं थोड़ा सा आपको अभी इंट्रोड्यूस करा दूं ये चीज़ें होती क्या। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो a से तो बड़ी होगी, बट b से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है ना, जबकि उसमें a और b नहीं लिया जाएगा। बट इन दिस सिचुएशन x की वैल्यू कैसी होगी, a से बड़ी और b से छोटी, और वहाँ पे a भी लिया जा रहा होगा और b भी लिया जा रहा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें जो मैंने बताई हैं ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक आपको कभी कभी और भी प्रॉब्लम मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज
जो है वो क्या चीज़ है। तो जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज है वो समझ लीजिएगा। सेमी ओपन क्या है और सेमी क्लोज क्या है। तो सेमी क्लोज को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ नीचे मैं सेमी ओपन को समझा दूंगा। सेमी माने होता है आधा, यानी कि सेमी क्लोज माने आधा बंद और आधा खुला। अभी मैंने आपको दो प्रकार के इंटरवल वैसे भी पीछे पढ़ाए हैं, जिसमें ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पढ़ाए हैं। तो देखिए सेमी क्लोज का क्या मतलब है, मतलब या तो कंडीशन इस प्रकार से होगी और या फिर कंडीशन इस प्रकार से होगी। इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, तो हम उसको या तो सेमी ओपन कहेंगे या फिर सेमी क्लोज कहेंगे। ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज दोनों में एक साथ ही समझा दे रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। ठीक है, आइए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए और यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया ए कॉमा बी। ये वही ए और बी रियल नंबर है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं है ए और बी। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मीनिंग हो गया वो ये हो गया कि हम यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू, मतलब जो उसका आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ ए और यहाँ बी देखते जाइएगा। एक्स की वैल्यू ए से कैसी है, ए से बड़ी है, बट ए को नहीं लिया गया। ये ब्रैकेट बता रहा है, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है ये, कि इसको नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ बी को तो लिया गया ना, तो बी को हम इन्वॉल्व कराएंगे तो एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू बी होगी। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्स ये हो गया, ये ए और ये बी, ऐसे करके लिख दो। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ए को इन्वॉल्व कराया जा रहा होगा, इंक्लूड कराया जा रहा होगा, बट यहाँ पर बी को इंक्लूड नहीं कराया जा रहा होगा। तो ये दो सिचुएशन है जो हमें बताती हैं कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या है। उम्मीद करते हैं अब आपको इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एक एग्जाम्पल हम आपको और दे दें ताकि आपको थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए समझने में। एग्जाम्पल दिया गया है कि 2,8 जो है वो क्या है, इज सबसेट है। किसका सबसेट है वो देख लीजिए, -1,11 का। अब आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई ऐसा खास विशेष ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है जो आप ना समझ पाएँ। 2,8 मतलब इसका ये हुआ कि 2 और 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें आ रहे होंगे, जबकि यहाँ पर -1 और 11 के बीच के सारे रियल नंबर्स आ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कम होंगे इससे। तो क्या हो गया कि ये जो, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि इसके जो बीच में नंबर आएंगे वो सब इसके भी बीच में ज़रूर आ रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है ना, ये इसका सबसेट है। अब समझते हैं दूसरी बात को। दूसरी जो बात है वो ये है, एक और एग्जाम्पल जो है वो ये है, इन्होंने लिखा है 4,6 है ना, 4,6 और आगे लिखा हुआ इज अ सबसेट ऑफ, है ना, किसका सबसेट है, इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, 4,6। मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ 4,6। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 4 को भी इंक्लूड कराया होगा बट 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कराया होगा। अब क्या हुई कहानी ये हुई कि 4 को इंक्लूड कराया है, 6 को इंक्लूड नहीं कराया। और अब क्या करेंगे, इनके बीच के भी नंबर ले रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, 4 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे, है ना, और इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज सबसेट ऑफ दैट वैल्यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में आपको इसका जो कारण है वो सारा कुछ बता दूंगा। आइए चलते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल, एक और कॉन्सेप्ट रह गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं यही समझा देता हूँ, लिखता नहीं हूँ यहाँ पे ज़्यादा, तो इसको लिख देता हूँ लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल की लेंथ कैसे निकलती है, तो आप वो समझ लीजिए इंटरवल की लेंथ कैसे निकलती है। लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो ये दूसरा वाला एलिमेंट है इसमें से पहले वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल निकल आएगी। यानी कि जैसे ए कॉमा बी लिखा हुआ था ना, तो बी माइनस ए इज लेंथ ऑफ इंटरवल, तो वो इस इंटरवल की जो लेंथ हो जाएगी वो बी माइनस ए हो जाएगी। हाँ एक बात ध्यान रखना, सभी कंडीशन में बी माइनस ए इज लेंथ, थोड़ा सा और समझ ही लो, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ इंटरवल। कब होगी ये लेंथ ऑफ इंटरवल, किसके किसके लिए होगी, इसके भी लिए होगी, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इसके भी लिए होगी, है ना, और इसके लिए भी होगी, और इसके लिए भी होगी, और इसके लिए भी होगी। ठीक है ना, तो ये चारों के लिए होगी। आप ध्यान रखें, लेंथ ऑफ इंटरवल जब भी आएगा वर्ड तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। आइए कुछ और चीज़ समझते हैं।
थोड़े छोटे से टॉपिक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे। तो 1 मिनट लगेगा, छोटी सी चीज़ है, वो भी समझ लीजिए आप कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट। ये हमारी कोई नंबर लाइन है। लेट अस एज्यूम, हमने आपको भी जैसा कि बताया कि बी बड़ा था और ए छोटा था, तो ए जो है वो हमारे लेफ्ट साइड होगा और बी जो है वो हमारे इधर राइट साइड होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ए लेता हूँ और मैं अगर यहाँ पर बी लेता हूँ, तो अब देखना आप ध्यान से कि अगर 4 कंडीशन ही तो थी, जो 4 पॉसिबल कंडीशंस थी वो ये थी। मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ सारी कंडीशंस को, ताकि आपको ये मेरी जो बात है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। मैं यहाँ पे 1 सेकंड चारों कंडीशंस को नोट कर देता हूँ। अब आप समझिएगा, ये 4 कंडीशंस हैं और ये चारों कंडीशंस कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहती हैं। वो क्या कहना चाहती हैं, जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो समझना, ए कॉमा बी, तो मैं यहाँ ए पे एक सर्कल बना दूंगा, छोटा सा डॉट बना दूंगा, और यहाँ पर बी पे एक छोटा सा डॉट, मतलब डॉट नहीं, उसको हम सर्किल ही कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा वो डॉट एक फाइन पॉइंट होता है ना, फाइन पॉइंट इज कॉल्ड डॉट, या फाइन डॉट इज कॉल्ड पॉइंट, ये हमने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट है ये। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। डार्क क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न समझिए, क्योंकि हम यहाँ पर आने वाले हर एक रियल नंबर को ले रहे हैं। ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर, मैंने जैसा कि अभी पीछे डिफाइन किया, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स लिए जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि ए और बी को नहीं लेते हो तो हम इन डॉट्स को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब इनको हम डार्क नहीं करते हैं। ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। अब अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो क्या बनेगा, देखना आप बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे कहीं ए आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं बी आ रहा होगा, तो मैं इसको तो पूरा डार्क कर ही दूंगा, नो डाउट, इसको तो मैं पूरा डार्क कर ही दूंगा, लाइन को मतलब बोल्ड कर दूंगा, पेंसिल से डार्क कर देना। ऐसा मत करना बार बार डार्क कर रहे तब तक पेज फट गया, कॉपी फट गई है ना, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, ए कॉमा बी। अभी ए पे भी ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ कौन सा है ना, ये क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल लगा ना तो उसको ऐसे डार्क कर दो, यहाँ पे भी लगा ना तो इसको ऐसे डार्क कर दो, बस बात खत्म, दैट्स इट। इस पे आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला जो है वो हमसे कह रहा है ए कॉमा बी। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ, एक और यहाँ पे सर्कल बनाऊँ, अब ए कॉमा बी मतलब ए और बी पे हम सारे एलिमेंट्स ले रहे होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इसके बीच के लिए जाएंगे, यानी कि ए और बीच के बिटवीन जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सबको हम इंक्लूड कर रहे होंगे ए कॉमा बी। मतलब ये बता रहा है कि ए को हमें नहीं लेना है यहाँ पर, जबकि बी को हमें यहाँ पे लेना है, मतलब बी को हमें इंक्लूड कराना है और ए को एक्सक्लूड करना है। तो ए को एक्सक्लूड करना है, आप इतना ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो सर्कल को डार्क नहीं करना है, और क्लोज इंटरवल है तो इस सर्कल को हम लोगों को क्या डार्क करके दिखा देना है, डार्क कर देना है। ये लास्ट केस देख लीजिए, लास्ट केस में क्या बना हुआ है, ये इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ए ये रहा हमारा, यहाँ पे भी आप ध्यान रखना ए और बी जो थे वो ये 2 वैल्यू थी, ये रहा ए हमारा और ये हो गया यहाँ पर बी। अब यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो गई ऊपर वाले से, यानी कि ए को क्या करा रहे हैं, ए को इंक्लूड करा रहे हैं और बी को क्या करा रहे हैं, एक्सक्लूड करा रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर ए की तरफ जो है वो कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, कौन सा इंटरवल लगा, क्लोज इंटरवल, और बी की तरफ क्या लगा दिया, ओपन। तो बी को हम डार्क नहीं करेंगे, जबकि हम ए को क्या कर देंगे, डार्क। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स ऑन द नंबर लाइन, कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं, हालांकि 11th क्लास में अलग अलग स्कूलों वाले टीचर अलग अलग तरीके से पेपर बनाते हैं, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि वो ये क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, देन आपको ये सारा का सारा प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स ऑन द नंबर लाइन। आइए चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और पावर सेट 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बिना आप इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली नहीं लगा सकते। तो उस एक्सरसाइज को लगाने के लिए हमें 2 चीज़ें और आनी चाहिए, तब हम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। तो यूनिवर्सल सेट को समझते हैं, यूनिवर्सल सेट और क्या होते हैं पावर सेट, ये देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी क्वेश्चन में 3 या 4 सेट दिए गए हैं, हो सकता है 3 दिए जाएं, हो सकता है 4 दिए जाएं, या 5 भी दिए जा सकते हैं। तो मान लो कि कोई सेट ए दिया गया है, कोई सेट बी दिया गया, ए सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और कोई सेट बी दिया गया जिसके एलिमेंट है 3 4, और कोई सेट सी और दे दिया गया है जिसके एलिमेंट है 4 5 6, और एक सेट डी दे दिया गया है जिसके एलिमेंट है 7 और 8। तो अब हम एक ऐसा आर्बिट्री सेट अपनी तरफ से ले लेंगे, एक ऐसा सेट हम अपनी तरफ से ले लेंगे जिसमें ये सारे के सारे सेट उसके अंदर आते हों, यानी कि इन चारों सेट्स के लिए एक हम सुपर सेट ले लेंगे। तो जो वो सुपर सेट कहलाएगा, इन चारों सेट
से भी बड़ा सेट जो होगा, जो इन सभी सेट्स को अपने आप में कंटेन करता होगा। मान लो कि वो सेट कोई नया सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 और 9 10 भी ले सकते हो, आपको कोई उसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जितने हैं उतने ही लेने हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो सेट होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। कैपिटल यू इज कॉल्ड द नोटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। जब भी हम यूनिवर्सल सेट को नोट करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? कैपिटल यू का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? किन्हीं सेट्स के लिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स आते हों, तो उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है पावर सेट। तो पावर सेट का क्या मतलब है? देखिए, पावर सेट जो है वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक सेट हमको ए दे दिया गया, ए के एलिमेंट्स है 1 2 और 3। अब इसके जब हम सबसेट बनाएंगे, पावर सेट की डेफिनेशन तो ये कहती है द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी कि जो एक सेट है उसके जो सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट। दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एनी सेट ए। लेट एंड इट इज डिनोटेड बाई, हाँ एक और बात, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे पहले हम डिनोट करना बताएं। आप पहले ये देख लीजिए कि जो सबसेट है वो बनेंगे कैसे। सबसेट बनाने की भी जो टेक्निक है वो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले तो एक एक करके सभी एलिमेंट्स को ले लो। जैसे अकेले अकेले ले लिया 1 ले लिया, है ना, फिर दूसरा ले लिया 2 ले लिया, फिर तीसरा ले लिया 3 ले लिया, है ना। फिर क्या करना, ये 2 2 के जोड़े में ले लो, 2 2 के पेयर में ले लो। मान लो कि हमने ले लिया 1 2 ले लिया, है ना। फिर हमने ले लिया क्या, 2 3 ले लिया। अब क्या लेंगे, 3 1 या फिर 1 3, है ना, 3 1 या फिर 1 3। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अब हम 3 3 के पेयर ले लेंगे। तो 3 3 के जब पेयर लेंगे ना तो 1 2 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या, एक एलिमेंट हमको और एक और लेना पड़ता है यहाँ पर, जो क्या होता है 5। ये 5 आपको हर एक में लेना है। अब क्या करना है, काउंट करके देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिले हमको? 8 मिले। अभी आपको पीछे हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, किसी भी सेट के सबसेट बनेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n फॉर्मूला बताया था हमने। 2 की पावर n, वेयर n क्या था, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। कार्डिनल नंबर माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो 2 की पावर n, यहाँ पे देखो आप 2 की पावर कितनी करोगे, 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। तो आप देखो यहाँ चेक कर लो कि 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, ये अब क्या करना है, इसको पावर सेट के रूप में दिखाना, तो एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए। अब जो है एक सेट बन गया, उसके ये सब एलिमेंट्स हो गए, एक सेट के ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। और ये क्या है, पावर सेट रिप्रेजेंट करना, तो P लिखेंगे कैपिटल। और ये पावर सेट किसका है, सेट ए का पावर सेट है, तो इसको ऐसे रीड करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे दिखा दिए। 8 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, वो कैसे आए वो भी बता दिया। तो ये होता है सिस्टम पावर सेट बनाने का। मान लो कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने आपसे क्या दिया, एक ए बी है ना, एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट है ए और बी। अब मैं आपसे कह दूं कि पावर सेट बनाओ एक्स का, तो पावर सेट एक्स का कैसे बनेगा, देखो आप समझना जरा। पहले तो मैंने कहा ना अकेला ए ले लेना है, अकेला ए ले लिया, ऑर्डर इधर उधर हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकेला भी ले लिया, एक एक के लिए, फिर 2 के ले लेते हैं, है ना, ए और बी ले लिया, और फिर एक हमने कहा ना 5 हमेशा लेना ही लेना है। तो अब आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4, कैसे हो गए, 2 की पावर कितनी लगाते हैं, जितने इसमें एलिमेंट होते हैं 2 की पावर 2 माने 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आपसे ये कहें कि एक तो 5 होने होना है, पीछे एक लाइन हमने लिखवाई थी, शायद आपको याद हो, कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखिए ए कॉमा बी जो है वो देखो यहाँ पे भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम पावर सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो ये इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.3 के लिए, ये आज हम लोगों ने इतना यहाँ पे खत्म किया।